नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का किया उद्घाटन। स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री ने किया जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपदा प्रबंधन योजना का किया शुभारंभ। खत्म हुआ चंद्रयान 3 का इंतजार। इसरो जुलाई में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3 मिशन। चेन्नई सुपर किंग्स बना 5वीं बार आईपीएल चैंपियन। रोमांचक फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर जीता खिताब। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का किया उद्घाटन। स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री ने किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में मंत्रोच्चारण के साथ सिंगोल की स्थापना कर नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण और विकास में शामिल कार्यकर्ताओं को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आज मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने मेरे इस सफर में काफी मदद की है। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारे देश और यहाँ के लोगों का विकास ही हमारी प्रेरणा है। साथ ही पीएम ने उद्घाटन के दौरान एक विशेष डाक टिकट के साथ 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्गो रेल सेवा का किया उद्घाटन। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत सदियों पुराने साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों में एक सकारात्मक एजेंडा की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेक पोस्ट विकसित करने, पनबिजली परियोजनाओं और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, अवसंरचना, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पीएम प्रचंड ने बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए पहली कार्गो रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रुपईडीहा से नेपालगंज और सोनौली से बैरावा के बीच भी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपदा प्रबंधन योजना का किया शुभारंभ। कहा, राज्य में आपदा प्रबंधन में आई है मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने लखनऊ के सरोजनी नगर में 66.10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आपदा प्रबंधन भवन का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा मित्रों की बात करते हुए उन्हें उचित मानदेय देने के लिए भी राजस्व विभाग को कहा। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार की वजह से राज्य के आपदा प्रबंधन में मजबूती आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों के कल्याण के लिए एक परिवार एक पहचान योजना किया लागू। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए एक परिवार एक पहचान योजना को लागू किया गया है। इस योजना के जरिए हर परिवार की एक आईडी बनाई जाएगी,
जिसके आधार पर नागरिकों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर परिवार की अलग परिवार आईडी और फैमिली पासबुक बनाए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। अब तक इसको लेकर 78,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 33,000 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को दी मंजूरी। 1450 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का होगा विस्तार। देश में अब सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के जरिए मौजूदा 1450 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 2100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। अब देश के हर ब्लॉक में 2000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। सरकार इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना से किसानों को अन्न के भंडारण करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही उन्हें उपज की बेहतर कीमत भी मिलेगी। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। भारतीय वायुसेना के 4 राफाल लड़ाकू विमानों ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता का किया प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना के 4 राफाल लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र में किए गए अभ्यास के दौरान लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इसे हिंद महासागर क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। 6 घंटे तक चले अभ्यास के दौरान रफाल विमानों ने बीच हवा में ईंधन भरने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। इसरो ने JSLV F-12 के जरिए नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का किया सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से JSLV F-12 के जरिए देश की दूसरी पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का सफल प्रक्षेपण किया। JSLV F-12 ने नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से मोबाइल फोन में लोकेशन का पता लग पाता है। इसके अलावा रियल टाइम जियो पोजिशनिंग, सिविल एविएशन और मिलिट्री में भी उपयोग होता है। खत्म हुआ चंद्रयान 3 का इंतजार। इसरो जुलाई में लॉन्च करेगा चंद्रयान 3 मिशन। 2019 में चंद्रमा पर एक सफल लैंडिंग से चूकने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक और प्रयास करेगा। जुलाई में चंद्रमा पर भारत के मिशन चंद्रयान 3 के तीसरे संस्करण को भेजने की तैयारी है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 जुलाई में लॉन्च किया जाएगा, जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने का प्रदर्शन करेगा। इस मिशन से भारत साबित करेगा कि उसके पास चांद की सतह पर उतरने और घूमने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मिशन एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रणोदन मॉड्यूल और एक रोवर की तैनाती के माध्यम से इंटरप्लेनेटरी तकनीक को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अब खबरें खेल जगत से। चेन्नई सुपर किंग्स बना 5वीं बार IPL चैंपियन। रोमांचक फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर जीता खिताब। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से मात दी। MS धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार IPL का खिताब अपने नाम कर लिया। इस यादगार जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज़्यादा बार IPL खिताब जीतने के मामले में मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली है। तो वहीं गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने 17 मैचों में सबसे ज़्यादा 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। साथ ही गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के नाम पर्पल कैप रहा, जो 17 मैचों में सबसे ज़्यादा 28 विकेट झटके।
2024 में भी आईपीएल में दिख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने दिए संकेत। वहीं सीएसके के साथी खिलाड़ी अंबती रायडू ने लिया आईपीएल से संन्यास। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2023 जीतने के बाद संकेत दे दिया है कि वे आगे भी आईपीएल खेलेंगे। कैप्टन कूल ने कहा कि वह अभी एक और सीजन खेलेंगे। उन्होंने कहा कि वह कम से कम एक और सीजन अपने प्रशंसकों के लिए खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए संन्यास का सबसे अच्छा समय है, लेकिन इस साल मैं जहां भी गया हूं, मेरे लिए फैंस ने प्यार और स्नेह दिखाया है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज अंबती रायडू ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, 2 बेहतरीन टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने का मौका मिला। यह काफी लंबा सफर रहा है। मुझे वास्तव में इस महान टूर्नामेंट को खेलने में बहुत मजा आया। आप सभी का धन्यवाद। अब कोई यू टर्न नहीं है। 7 जून से शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला। इंग्लैंड के ओवल में होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में शुरू किया अभ्यास। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून को लंदन के ओवल में खेला जाएगा। यह पहली बार है जब दोनों की टीम लंदन के ओवल मैदान पर एक दूसरे की आमने सामने होंगी। ओवल में भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम दोनों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। टीम इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ओवल की परिस्थितियां भी भारत की तरह ही होंगी। ऐसे में फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब। भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। ओमान के सालाला में फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। भारत ने इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ भारत चौथी बार यह खिताब जीतने वाली टीम बन गई है। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। अमेरिका ने वायस्को के कोविड से उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल पैक्सलोविड को दी मंजूरी। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने कोविड के उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल वैस्को के लिए पैक्सलोविड को मंजूरी दे दी। इस विभाग द्वारा वैस्को में कोविड के उपचार के लिए पहली ओरल एंटीवायरल पिल को अनुमति दी गई है। इस अनुमति से डॉक्टर कोविड के गंभीर लक्षण वाले वयस्कों के लिए दवा लिखने में अधिक लचीलापन अपना सकेंगे। उत्तर कोरिया का पहला सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्चिंग में हुआ फेल। उत्तर कोरिया ने कहा जल्द ही फिर किया जाएगा प्रक्षेपित। उत्तर कोरिया का पहला सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने का प्रयास विफल हो गया है। इसके प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट के दूसरे चरण में खराबी आ गई। उत्तर कोरिया ने बताया कि देश का पहला अंतरिक्ष उपग्रह भेजने की उसकी योजना सफल नहीं हो पाई और इससे संबंधित रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में जा गिरा। सरकारी मीडिया के अनुसार नए उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट चोलिमा 1 का प्रक्षेपण विफल हो गया। अधिकारी दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करेंगे और जल्द ही अन्य रॉकेट छोड़ा जाएगा। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।